मेरा सबसे बड़ा डर बहुत सिंपल है रोहित जी, और ये बोलते हुए मैं अपने डर को एक्सपोज भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमारे साथ है कुमार शुभम और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आज वो हमारे साथ है। और दोस्तों आपके मन पसंदीदा वामन मैटर्स पे आप सभी का स्वागत है, इंक्लूडिंग कुमार शुभम सर का भी। इनकी खूबसूरत बात ये है कि इतनी कम आयु में उन्होंने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में। वो आईआईटी में थे, उसके बाद विजन इंडिया फाउंडेशन में भी वो बहुत सक्रिय है। राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप उसके वो को फाउंडर भी है, जो एक खूबसूरत चीज़ उनके एफर्ट से उन्होंने देश के लिए दी है। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में, और थोड़े बहुत हम उनके बारे में भी जानेंगे, सर के बारे में। तो सर यहाँ से हम शायद से हमें बात करनी चाहिए कि लीडरशिप है क्या आपके लिए, आपको क्या लगता है, नेतृत्व है क्या, लीडरशिप क्या रहती है? नमस्ते रोहित एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। लीडरशिप एक ओवर यूज टर्म है आज के जनरेशन के लिए। जैसे हम लीडरशिप को देखते हैं, हर कोई हर जगह एक लीडर बनने की या लीडर होने की या लीडरशिप की ट्रेनिंग देने की या लीडरशिप को बनाने की बात करता है। मेरी समझ में लीडरशिप एक इंटरनल क्वालिटी है लोगों के अंदर, और लोग खुद का निर्धारण खुद कर सकते हैं कि वो लीडर हैं कि नहीं। इसमें दो तीन चीजें जो मेरे मन में हैं, जो मूल हैं लीडरशिप के लिए। वो एक है अपने मन के विचारों को साथ पाना, अपने मन के विचारों को अपने वश में रख पाना, कि हम जैसा सोचेंगे जैसा चाहेंगे वो हमारे मन में हो, हमारे वश में हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप का। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट लीडरशिप का लगता है मुझे रोहित, वो है अपने वैल्यूज, अपने आइडियाज, अपने वर्ड्स और अपने एक्शन, इसको सिंक में या रेजोनेंस में रख पाना आपस में। तो हम जो चीज़ों को मूल मानते हैं उन्हीं के हिसाब से हम सोचें। जिन चीज़ों को मूल मानते हैं उन्हीं के हिसाब से सोचें और उन्हीं के बारे में बात करें। और जिसको मूल मानते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं के बेस को रखे, उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं के बारे में बात करें, और उन्हीं से हमारा एक्शन भी डिराइव हो। वैल्यूज, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, इन चारों को रेजोनेंस में रख पाना एक पर्पस के लिए, जो पर्पस आपकी लाइफ और आपकी एग्जिस्टेंस से बड़ा है। इसको मैं लीडरशिप कहना चाहता हूँ। सो समथिंग दैट derives from within, something that keeps your existence in resonance, and having a purpose larger than yourself is what I prefer as a leadership. But as I said, a leadership is a very personal trait. So I leave it to the audience and leave it to everyone else to define what is leadership for them. For me, this is leadership. एक आम आदमी है पूरे के पूरे समाज में, जिसका कुछ फॉर्मल एजुकेशन या ग्रेजुएशन भी शायद से नहीं है, और ना वो सिविल सर्वेंट है, ना वो मिनिस्टर है, ना वो आर्मी या मिलिट्री ऑफिसर है, ऐसा कुछ। तो वो एक साधारण ज़िंदगी जीने वालों में से है। तो वो व्यक्ति कैसे एक लीडरशिप में कुछ अपना दान कर सके या कंट्रीब्यूट कर सके, वो कैसे उसको आगे लेके जा सकता है? तो रोहित जी, अपने देश में जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ 8% है देश की पॉपुलेशन के। और अगर मैं सारे पॉलिटिशियंस को मिला दूं, हर सरपंच, हर कॉरपोरेटर को भी मिला दूं, तो देश में वो परसेंटेज 9% से ऊपर नहीं जाता है। अगर मैं जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं सारे इसी परसेंटेज के अंदर आते हैं, क्योंकि सारे नियरली ग्रेजुएट होते हैं, जिस भी तरह के रोल्स की आपने बात करी। तो देश को सिर्फ 10% लोग लीड करें, ये एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और वो सारे लोग भी लीडर एनीवे नहीं होते। एक बड़ा प्रोपोर्शन तो ऐसे लोगों का ही है जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, और वो अपने देश को लीड कर रहे हैं। इसी कारण अपना देश चल भी रहा है अलग अलग फॉर्म्स में। ये अलग अलग फॉर्म्स में दिख सकता है। चाहे चूंकि आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। चाहे वो अपने आमटे परिवार का है, चाहे हम बात करें फूले जी का, फूले ताई का, चाहे हम बात करें अपने गुजरात के सैकड़ों किसानों का। लीडरशिप किसी भी डोमेन में, अगर आप अपने काम में, जैसे मैंने बताया, अपने वैल्यूज, अपने विचार, अपने शब्द और अपने एक्शन, इसको सिंक में रख के काम कर रहे हैं और एक लार्जर पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो लीडरशिप है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल बचपन में कहानी के रूप में सुनी हमने। जहां बात करते हैं तो कुछ श्रमिक एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं, एक लेबर होते हैं एक बिल्डिंग में, और उनसे पूछा जाता है आप क्या कर रहे हैं।
तो कुछ लोग इसको ईंट ढोने के रूप में देखते हैं, कुछ बिल्डिंग बनाने के रूप में देखते हैं, कुछ फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करने के रूप में देखते हैं, और कुछ अपने मोक्ष के साधन के रूप में देखते हैं। चारों का कार्य सेम है, लेकिन वो कितने सिंक में है अपने एग्जिस्टेंस से, उससे फर्क पड़ता है। तो कोई भी आदमी उस तरह से काम तो कर सकता है। रही बात अगर मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के रूप में देने की, जिससे लोग अभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसका एक बड़ा प्रक्रिया होता है अपने आसपास के लोगों के साथ इंगेज होने से, अपने कम्युनिटी के साथ जुड़ने से। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो अपने आरडब्ल्यूए के साथ वॉलंटियर करना, आरडब्ल्यूए के साथ मिलके कुछ चीजें सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो, या जस्ट बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ सोसाइटी के अंदर करना। अगर आप एक ग्राम पंचायत में रहते हैं तो वहाँ पे बच्चों के साथ, वहाँ के युवाओं के साथ, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की बात हो, या गांव की सिक्योरिटी की, या गांव का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की, जिसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी भी नहीं है। अगर आप एक शहर में रहते हैं बिना आरडब्ल्यूए के, बिना किसी सोसाइटी के, तो अपने एरिया में लोकल बच्चों को पढ़ाने से लेके, अपने एरिया में लोकली लोगों को अवेयर करना कि कचरा ना फेंके, से लेके अपने एमएलए को सजेशंस देना मिलके कि आपके शहर में ये 4 दिक्कतें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करी हैं, इसके ये 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप इसको जाके यूज करें। और वहां से लेके एक सिंपल आरटीआई फाइल करना, जिसके लिए ना ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है ना मैट्रिकुलेशन की, वो फाइल करना। और जनरली अपने आसपास के सिस्टम्स से एंगेज करना, एंड बाय सिस्टम्स आई मीन बोथ गवर्नमेंट सिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स। चाहे वो किसी की विवाह में जाके अपना वॉलंटियरिंग करना है, चाहे वो अपने बगल के मंदिर में जाके दान करना, चाहे वो अपने मोहल्ले में जो लोग जिनको जरूरत है किसी चीज की, चाहे कोई व्यक्ति चाहिए सेवा करने के लिए, चाहे कोई व्यक्ति चाहिए कुछ काम में साथ देने के लिए, वो सब फॉर्म्स में अपने जीवन को, अपने अपने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने से ऊपर देख पाना एक अच्छी लीडरशिप की ट्रेट हो सकती है। और उसके लिए किसी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट अदरवाइज भी नहीं होती। अगर मैं स्वतंत्रता संग्राम की भी बात करूं, उस समय भी मोस्ट ऑफ द लाइमलाइट में कुछ ही लोग हैं अपने देश में, बट अदरवाइज जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो लाखों लोगों की मौत हुई इस संग्राम में, उसमें लोग ग्रेजुएट होंगे ऐसा मन में सोचना भी गलत होगा हमारे लिए। कुछ लॉयर्स थे जिनको जो पॉपुलर फिगर में आ गए, बट अदरवाइज सैकड़ों हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने देश के लिए जान दी, और वो लोग ना ग्रेजुएट थे, ना मैट्रिकुलेट थे, ना अवेयरनेस थी, ना उनके पास वुमन मैटर्स की वीडियो थी, बट वो लोग कर गए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने उद्देश्य को अपने जीवन से बढ़ा पाया। जी रोहित जी। और एक है कि दुनिया में लीडरशिप क्राइसिस चल रहे हैं, भले थिंक टैंक्स हो और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ हो, या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, तो ये ऐसा क्यों गलत हो रहा है कि लीडरशिप में इतनी क्राइसिस क्यों है, इतना सब कुछ खूबसूरत दिख के भी? हमने ध्यान ही नहीं दिया ना रोहित जी इस पे। ओवरऑल हमने बाकी चीजों पे ध्यान दिया, हमने इंजीनियर बनाने थे इसलिए इंजीनियरिंग के कॉलेज खोल दिए, हमें लगा वो देश को बनाएंगे। उससे इंजीनियर तो बन गए, देश पूरा नहीं बन पाया। हमने बैंकिंग के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, चाहे वो कोचिंग के फॉर्म में हो या फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन हो। हमने मेडिकल के इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, बट समाज में लीडर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कोई सोचा ही नहीं किसी ने। हालत इतनी खराब हो गई कि देश में अभी एक ऐसी पार्टी है देश में, भारतीय जनता पार्टी, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, बट लीडरशिप क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई कि एक छोटे से स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत थी, और एक डिफेंस मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजाइन देके वहां जाना पड़ा। ये इतनी बड़ी क्राइसिस थी अपने देश में क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो लोगों को साथ लेके चल सके, और जो लोगों को लीड कर सके अपनी नॉलेज और अपनी पर्सनालिटी और अपनी ऑरा के बेसिस पे, अपने कार्य के ऊपर। ऐसे लोगों की बहुत कमी रही रोहित जी। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये हर देश में हर सदी में लीडर्स कभी भी एक योग्य मात्रा में शायद कम ही देशों में कम ही समय पर रहे हैं। अपने देश में भी कुछ समय ऐसे थे जब रहे थे, चाहे वो मैं चाणक्य का काल बोलूं, या शायद 1930-40 का काल बोलूं, जब ऐसे लोग थे। आज के देश में मैं एग्री करता हूँ रोहित जी कि बहुत मेजर क्राइसिस है लीडरशिप में, और वो इतनी मैसिव है कि मैं और आप अभी उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। अपने देश में 6 लाख ग्राम पंचायत है, और उन 6 लाख ग्राम पंचायत में मैं और आप, और मैं मानता हूँ कि हम दोनों डिसेंटली अवेयर हैं, और उन 6 लाख में से हम 100 के नाम भी नहीं जानते। ये लीडरशिप क्राइसिस से बहुत बड़ी अवेयरनेस क्राइसिस है ऑन लैक ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप क्राइसिस तो रिकॉग्नाइज भी नहीं हो रही। इसका सिंपल रीजन रोहित जी ये है कि हमने समाज में जब लोग बनाए तो हमने ब्रैकेट्स में बनाए। हमने एक जने को बोला कि आप आइए और आप सीख लीजिए मशीन कैसे चलती है,
और उस मशीन से जो बनेगा वो किसी और पे छोड़ दीजिए। कुछ लोगों को सिखाया कि आपसे मशीन में बनी हुई चीजें मिल जाएंगी आपको, उसको मार्केट तक कैसे ले जाना है रास्ता आप देख लीजिए, कैसे बना वो मत सोचिए, और इसको क्या करना है आगे ये मत सोचिए, आप सिर्फ रास्ते का सोचिए। और फाइनली एक बंदे को बनाया है कि ये लो इसको बेच दो, इसमें क्या है कैसे है इसकी जानकारी आपको नहीं होने की जरूरत, इसके पैकेट में जो लिखा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरा मॉडल हमने एक स्ट्रीमलाइन बेस बना दिया। एक एक लाइन है असेंबली लाइन, असेंबली लाइन में लोग खड़े हैं जिनको पता है कि मेरे को ये दो हथौड़े इस जगह पे मारने हैं, उसके आगे पीछे का नहीं मालूम। तो ऐसे लोग बनने बंद हो गए, ऐसे हमारे सिस्टम में ऐसे लोग आने बंद हो गए जिनको जानकारी हो कि ये सिस्टम चलता कैसे है, ये सिस्टम है किस चीज के लिए, ताकि वो इस सिस्टम को दोबारा से सोच सके कि शायद ये बेस्ट सिस्टम नहीं है। हम सबको ये बताया गया कि 45 मिनट्स का पीरियड होगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का, चाहे सोशल साइंस का, और आपको 45 मिनट्स में ही वो पढ़ना है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, चाहे आप क्लास में फास्टेस्ट बच्चे हो या स्लोएस्ट बच्चे। तो जैसे ही हमने वो गुरुकुल मॉडल से इंग्लिश एजुकेशन में शिफ्ट हुए, हर जने को एक फिक्स चीजें पढ़ने को मिली, और उसको ये बताया गया कि आपके जीवन में आपको क्या बनना है ये आपको सोचना पड़ेगा, और आप एक ही चीज बन सकते हो, आप चार चीजें भी नहीं कर सकते। जैसे ही हमने लोगों को ये पूछना शुरू कर दिया आप क्या बनना चाहते हो, ये पूछने से पहले कि आप क्या करना चाहते हो, हमने लोगों को ऑलरेडी लिमिट कर दिया ये सोचने पे कि आप सिर्फ ये सोचो कि आप वो बनोगे तो ही ये कर पाओगे, क्या करना है हमारी मानसिकता में ही नहीं आई। तो उस कारण हम लिमिटेड हो गए कि अगर हमें इनोवेशन करना है तो इंजीनियर ही तरीका है, हम भूल गए कि और भी 10 तरीके हैं इनोवेशन करने के। लोगों की सेवा करनी है तो आईएएस में जाना है या डॉक्टर ही बनना है, हम भूल गए और सारे तरीके। और जब ये तरीके अभी दुनिया में आ रहे हैं, जो एडटेक के साथ एक बहुत सारी चीजें आ रही है, या जनरली एक नॉलेज ट्रांसफर इजी हुआ उस कारण जो चीजें आ रही है, उसमें लोगों को जानकारी ही नहीं है उसको यूज कैसे करना है। चाहे वो छोटे शहरों में सरकारी नौकरी का क्रेज की बात करें, या बड़े शहरों में एक कांच के ऑफिस में काम करने की बात करें, लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि क्या करना, कैसे करना से ज्यादा जरूरी है, और क्यों करना, कैसे और क्या दोनों से ज्यादा जरूरी है। हमने क्वेश्चन ही उल्टा पूछा है रोहित जी, और वो क्वेश्चन उल्टा पूछने की कीमत हम सब चुका रहे हैं। शायद मोस्ट लाइकली आप जैसा काम कर रहे हैं वमन मैटर्स में लोगों को अवेयर करने की, या सैकड़ों हजारों लोग और काम कर रहे हैं लोगों के बारे में, लोगों की कहानियां पहुंचाने की, उससे शायद कुछ फायदा हो। बट इन सब के कारण लीडरशिप की ग्रोथ और लीडरशिप एक होना लोगों में, ये एक अच्छी बात है, ये हमने कुचल दिया है अपने मॉडल्स के थ्रू। और इन मॉडल्स के साथ बुरी बात यह है कि हमें अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं पता है रोहित जी, ना मुझे पता है ना बहुत सारे लोगों को पता है कि इससे निकले कैसे। ये गलत है, ये जानकारी है, तो शायद अगले कुछ सालों में हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे इसको निकालने के लिए। जी रोहित जी। ये बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। एक ये है कि दो प्रकार के तत्वज्ञान है जो परंपरा से आए, दो परंपरा से आए। एक है श्रमण परंपरा और एक है सांसारिक परंपरा। श्रमण माने अपना जैनिज्म, बुद्धिज्म, और सांसारिक माने कि वेद उपनिषद। अभी जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, तो वो दोनों का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, या दोनों का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या किसी एक का इस्तेमाल करके देश का भविष्य और अभी प्रेजेंट देख रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे तो इसमें अंतर ही नहीं लगता रोहित जी। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इनके नाम अलग हैं, और ये अलग अलग सदियों में आए हैं। इनकी कोर आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही सिमिलर है। कोर आइडेंटिटी तो दोनों में यही कहती है कि अगर आपके जीवन में जो आपकी आकांक्षाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करो, या उनको दबाने की क्षमता रखते हो तो दबाओ और आगे बढ़ो। अगर आप में क्षमता है कि आपकी आकांक्षाओं को कम कर सके तो आकांक्षाएं कम करके जियो। अगर लगे कि वो मुश्किल है तो जल्दी से आकांक्षाओं को पूरा करो ताकि जल्दी से निर्वाण की ओर बढ़े। अब उसके तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोगों की आकांक्षाएं ज्ञान की होती हैं, तो वो साधु, वाचक, प्रोफेसर ऐसे लॉज में चले जाते हैं। कुछ लोगों की आकांक्षाएं पैसे की होती है, तो बिजनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रेड इन चीजों में चले जाते हैं। कुछ की आकांक्षाएं घूमने की होती है, तो वो ट्रैवल कर लेते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं जो परिवारजक होते हैं, जो निकल जाते हैं अलग अलग चीजों के सफर पे। चाहे वो कंपनी टू कंपनी ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो डोमेन टू डोमेन ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो ट्रैवल करते रहते हैं क्योंकि उनको कुछ नया चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने ढूंढना है अभी कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। इन दोनों में जो कोर डिफरेंस है वो है अप्रोच का। बात तो दोनों ही वही बताते हैं। जो मैं बात करूँ सांसारिक की भी, वो यही बोलता है कि इन सब के एंड में ये काल है जीवन के,
चाहे वो ब्रह्मचर्य का काल है या गृहस्थ का काल है या वानप्रस्थ का काल है या फाइनली एक मोक्ष के लेवल पे पहुंचने वाला काल है, या मैं मानता जैनिज्म या बुद्धिज्म की बात करें तो वो भी इन्हीं काल्स के बारे में बात करता है। ड्यूरेशन अलग अलग हो जाती है, ये लाइंस का डिफरेंस है। अभी जो देश में लीड कर रहे हैं और फॉर एनी लीडर इन एनी डोमेन, इन एनी स्टेट, एनी डिस्ट्रिक्ट, एनी विलेज, एनी सरपंच, एनी आरडब्ल्यूए, द लीडर हैज टू रिकॉग्नाइज कि वो जो भी बना रहा है वो एक लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करेगा। वो एक अच्छी चीज पढ़ी थी मैंने बचपन में कहीं, वो कहा था कि व्हेन वी मेक मिस्टेक्स इट इज एन एरर, व्हेन लीडर्स मेक मिस्टेक्स इट्स हॉन्ट्स अस फॉर सेंचुरीज। अभी चाइना डिस्प्यूट पे भी ये बातें ट्रू होती है, और हम जिस तरह की इकोनॉमी अभी बना रहे हैं ये आज से 20 साल बाद ट्रू होंगी, जब लीडरशिप की टेस्ट आएगी 20-25 साल बाद, एक जनरेशन के बाद। इन सब में जो की है वो ये है कि एक लीडर ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि समाज में दोनों तरह की आकांक्षाएं हैं, और उन दोनों आकांक्षाओं की पूर्ति होना उस समाज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। उसके मन में जो भी अभिलाषाएं हैं, वो अभिलाषा अगर उस व्यक्ति के मन में समाज के कल्याण करने की है, उस व्यक्ति के मन में अपनी ग्रोथ के लिए है, उस व्यक्ति के मन में अपने आसपास के नेबरहुड को सुधारने की है, उस व्यक्ति के मन में पैसे कमाने की है, इस पूरे को सात्विक तरीके से करने का माध्यम सरकार को बनाना पड़ेगा, और समाज अगर बना रहा है तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसका माध्यम बनने की जरूरत है किसी भी सिस्टम को। तो मेरे हिसाब से ये डाइकोटोमी किसी भी स्टेट लीडरशिप में या नेशनल लीडरशिप में होना बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छी लीडरशिप वही है जो इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर पाए, और आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स अपने देश में इसको रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। इस पे एक्ट करने की क्षमता एक दूसरी क्षमता है जो समाज को समझने से आती है। इसको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता मोस्ट लोगों में है। इसमें एक्ट करने के लिए हम अपने पॉलिसी की लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन ऐसा कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन शायद ना हो लोगों में, इम्प्लीमेंट कैसे करें। इसलिए सेम स्कीम का नाम बदलने से वो सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि उसको पालन कर पाने की क्षमता नहीं है। सोच पाने की क्षमता तो बहुत सारे लीडर्स में रही है, और तभी वो वहां पहुंचे भी हैं शायद। आईआईटी से आप पॉलिसी मेकिंग तक गए, और दोनों पोल्स के बीच में एक अंतर था। उस अंतर में एक आपकी एक्सपेक्टेशन थी और एक आपकी खुद की एक रियलिटी थी। तो ये दोनों का जब बहुत बड़ा अंतर रहता है तो तकलीफ होती है किसको भी। तो आपने आपकी रियलिटी इतनी खूबसूरत कैसे बनाई, मतलब क्या आपने ऐसा किया, वो आप शेयर कीजिए प्लीज। तो रोहित जी इस वाले केस में अपने देश में जिस तरह का सिस्टम हमने बनाया, उस सिस्टम में हमने जब एक्सेलेंस की बात करी तो कुछ ही इंस्टीट्यूट्स थे जो एक्सेलेंस के पैमाने पे उभर के आते हैं, जिसमें समाज एक्सेप्ट करता है कि वो एक्सेलेंस है। मैं बहुत ही छोटे शहर से आता हूँ, और मेरे माँ बाप दोनों प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं। मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, मम्मी टीचर है। उन लोगों के मन में एक ही इंस्टीट्यूट या एक ही टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट थे, जो उनके मन में था कि यहाँ पहुंच गया तो बेटा हमारा कोट एंड कोट सेट हो जाएगा लाइफ में, कि उसके करियर सेट हो गया, उसकी लाइफ सेट हो गई। तो उन्होंने उसी के लिए तैयार किया, और उसी तैयारी के साथ में आगे बढ़ा। उसमें एक ही नाम पता था कि आईआईटी किया तो अच्छा है, नहीं किया तो बुरा है। तो उसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं था। मैं पर्सनली बनिया फैमिली से आता हूँ, लेकिन मेरे इमीडिएट फैमिली में मतलब मेरे मम्मी पापा भाई कोई भी बिजनेस में नहीं है, तो ये पता था कि बिजनेस करना ऑप्शन नहीं है। तो ये क्लियर था कि घर में पूंजी नहीं है बिजनेस करने के लिए, और ये पता था कि आईआईटी जाने से लाइफ सेट हो जाएगी। तो बस यहाँ से यहाँ जंप करना था, और इसी को मैं खड़े होकर इससे यहाँ से यहाँ आ गया। आईआईटी पहुंचने के बाद ये जानकारी हुई, जब थोड़े बड़े शहर में पहुंचे, नए लोगों से मिलना हुआ, तो पहुंचे कि समझ में आया कि देयर इज अ बिगर वर्ल्ड आउटसाइड, और उस दुनिया में बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करने जैसा है। उसको समझते हुए 4 साल लगे। उसमें बहुत सारी चीजें करी। एक कुछ बगल के स्लम में पढ़ाया भी, और वहां पे जाके रहे भी उनके साथ, उनका जीवन समझने के लिए। पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे थे उस समय दिल्ली में, चाहे वो अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, फिर आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हो, फिर बीजेपी की राइज हो, नरेंद्र मोदी जी का आना हो। ये सबसे पूरी दिल्ली हमेशा ही एक गर्मजोशी में जीती थी। हम भी युवा हैं तो गर्मजोशी में हम भी जुड़े, और अलग अलग फॉर्म्स में वो वाली लाइफ भी देखी। साथ में कुछ अच्छे लोगों के अच्छी संगति में आए कॉलेज में, कुछ अच्छे क्लब से जुड़े, उन लोगों के साथ देश को ट्रैवल करने का मौका मिला। चाहे वो पोपटराव पवार जी का गांव हो, या झाबुआ में महेश शर्मा जी का काम, या झारखंड में वनवासी कल्याण आश्रम का काम, या देहरादून में अनिल जोशी जी का काम। ये अलग अलग जगह एनजीओ से जुड़ना हुआ, तो समझ में आया कि मैंने जितनी दुनिया देखी है और जिस तरीके से देखी है वो इनफ नहीं है, और अगर देश के लिए कुछ भी करने का मन है तो दुनिया देखनी पड़ेगी और देश देखना पड़ेगा।
इसको समझने के लिए ऐसा सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो समझ नहीं आया, तो फिर फाइनल सेमेस्टर में प्लेसमेंट लेके सैमसंग ज्वाइन कर लिया। जब सैमसंग ज्वाइन किया तो वहां समझ में आया कि मैं कितना छोटा हूँ। जब उस कंपनी में एक दिन में 5,000 लोग अंदर घुसते, सब सेम टाइम पे आधे घंटे के ड्यूरेशन के अंदर लाइन लगा के, और अपने गले में एक पट्टा लगा के स्कैन करते और अंदर जाते, और फिर वो पट्टा लगा के स्कैन करते और बाहर आते। तो समझ में आया कि मैं यहाँ पे रह के कुछ नया कर पाना पॉसिबल तो है, बट वो मेरे रहने पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत ही अमेजिंग शब्द है कि व्हाट इज द यूटिलिटी आई एम एडिंग टू दिस एंटायर इकोसिस्टम। ये क्लियर था कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी उस इकोसिस्टम में बहुत छोटी सी है, मैं नहीं रहूंगा तब भी सैमसंग उतना ही अच्छा चलेगा। शायद कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, उसको समझा कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और जहाँ पे मेरी ग्रोथ मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि अगर मेरी यूटिलिटी ज्यादा है किसी सिस्टम में तो वहां पे मेरी ग्रोथ भी मैक्सिमाइज होगी। इस कारण समझ में आया कि वहां से निकलते हैं। निकलने के माध्यम जब सोचा तो दिखा कि दुनिया बड़ी है। उस समय वीआईएफ स्टार्ट हुआ था जस्ट, और स्टार्टिंग के डिस्कशंस होते हुए 6 महीने हुए थे, और पहले प्रोग्राम को हम सब ने मिलकर करा लिया था, पॉलिसी बूट कैम्प। मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को लीड कर रहा था और बाकी लोग प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। ये क्लैरिटी आ गई कि पॉसिबल तो है कुछ नया करना, और कई लोगों ने किया भी है। तो फिर विजन इंडिया फाउंडेशन में आ गए और यहाँ पे आए और फिर कई सारी नई चीजें बनाई। ये बनाते हुए ये क्लैरिटी आने लगी कि मुझे कुछ तो आता है, और थैंक्स टू माय इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मुझे चीजें तोड़ना और जोड़ना आ गया। ऐसा कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग में मेजर डिफरेंस है एनालिसिस एंड सिंथेसिस का। इंजीनियर्स एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उन चीजों को तोड़ के देखना होता है, और ह्यूमैनिटीज वाले सिंथेसिस ज्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि उनको समाज को एक साथ देखना होता है, उनको पूरी पाइपलाइन देखनी होती है। तो मेरा सफर एनालिसिस से स्टार्ट हुआ, इस कारण मुझे ये पता था कि मैं चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। और चूंकि मुझे ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट आया कॉलेज के दौरान अलग अलग चीजों में कार्य करके कि सिंथेसिस देश की नीड है, तो मेरे लिए एक अच्छा ब्रिज बन गया मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण। मैं ये भी सोच पाता था कि एक एंटरप्राइज कैसे खड़ा करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, एक लर्निंग जर्नी क्या होती है, एक ट्रैवल प्रोग्राम कैसे बनता है, एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे बनता है। और साथ में मैं ये भी समझने लगा कि इन सब में मेरी लैकिंग कहाँ कहाँ पे है, और वैसे लोगों को टीम में लेते गए हम। तो अभी हमारी टीम में इंजीनियर्स कम, सोशल साइंसेस वाले ज्यादा हैं। और चूंकि स्टार्टिंग टीम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे की थी, और अभी कुछ समय पहले तक हमारे टीम में सबसे ज्यादा लोग एलएसआर के थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। तो ये एक जर्नी थी हमारी एनालिसिस से सिंथेसिस तक, और अब शायद हम दोनों चीजों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। मेरे लिए ये कभी रोहित जी एक ट्रांजिशन जैसा नहीं था, मेरे लिए बहुत ऑर्गेनिक था वो। बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि आईआईटी की लाइफ एक तरह से होती है। आईआईटी की लाइफ एक सेम डायमेंशन में नहीं होती कभी भी। आईआईटी की लाइफ में बहुत सारे पहलू होते हैं। तो मैंने ड्रामा भी किया है, मैंने स्ट्रीट प्लेस भी किए हैं, मैंने स्ट्रेंजली मैं स्पोर्ट्स में भी था कुछ चीज़ों में। मैं एनएसओ में था, और ज़्यादा खेला नहीं बट एक्सपेरिमेंट कर पाया। मैं अपने हॉस्टल की पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इन्वॉल्व था, जहाँ पे हॉस्टल के अंदर कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुनने में मेरा कुछ रोल रहा। इनके साथ साथ मैं डिस्कशन ग्रुप था पॉलिसी का, उसमें भी था। उसके अलावा इंस्टीट्यूट की कमेटी होती है कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, उन कमिटीज में भी था। प्रोफेसर्स के साथ अच्छे रिलेशन थे, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, नॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। सोशल गुड के लिए कुछ एप्स बनाई हैं। एक सेफ हैंड्स करके ऐप बनाई थी जिसको आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम अहमदाबाद ने बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। ये वो साल है जब निर्भया आया था, तो हमने वुमेन सेफ्टी के लिए ऐप बनाई थी। तो अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ तो दूसरी चीजें कर पाने का मौका मिल पाता है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि देश में दूसरे एक्सेलेंस के इंस्टीट्यूट्स बने नहीं। जो भी अच्छे लोग थे वो मेरे जैसे बैकग्राउंड के थे, तो उनको पता था कि यहाँ जाना है तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो सारे अच्छे लोग मिल पाते थे। उस कारण एक अच्छा ग्रुप बन पाया, ऐसा ग्रुप बन पाया जिसको मैं एज एन एस्पिरेशन देखता हूँ कि मैं अपने ग्रुप में कुछ लोगों जैसा बन सकूँ, या उनकी ये वाली स्किल अच्छी है वैसा बन सकूँ। उसके कारण आईआईटी में वो एक्सपीरियंस मिल पाया, वो एक्सपोजर मिल पाया, जिसके कारण बहुत सारी आगे की चीजें हो पाई। और अभी भी की लाइफ में आईआईटी एक बहुत बड़ा पड़ाव था लाइफ में। तो मेरे लिए वो कभी ट्रांजिशन नहीं था, मेरे लिए वो एक ऑर्गेनिक जर्नी थी, क्योंकि इन्वॉल्व था चीजों में, क्योंकि वो बॉक्स से बाहर निकलने की क्षमता हो पाई, क्योंकि पेरेंट्स ने वो क्षमता दी अलग अलग फॉर्म्स में। उसके बाद जब आगे बढ़े और पॉलिसी के डोमेन में एंटर किया तो समझ में आया इसका स्कोप बहुत बड़ा है। मेरे एक प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली में, ऑल्सो द फाउंडर ऑफ विजन इंडिया फाउंडेशन, डॉक्टर नोमेश भूलिया, जिनका आइडिया है राष्ट्रम स्कूल। तो डॉक्टर नोमेश जी हमेशा कहते थे कि अभी भी कहते हैं जब भी बात होती है कि
अगर लाइफ में आगे बढ़ते हुए हमेशा डर के ही जीना है तो एटलीस्ट ये सोचना छोड़ दो कि डर डर है। तो डर को समझ पाना बहुत डरावना होता है। ये अगर समझ चुके हो कि डर है तो डर से बाहर निकल आओ। तो वो मैट्रिक्स में है ना, रेड पिल और ब्लू पिल, मैट्रिक्स मूवी जो हॉलीवुड की है, उसमें रेड पिल लेना इज गुड, कि आप डिफाइन कर लो कि नहीं मुझे नहीं देखनी दुनिया कैसी है। अगर दुनिया देख ली है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर समझ आ गया कि नहीं अभी बहुत सारा कार्य बाकी है और मेरा रोल हो सकता है, तो फिर बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो वो दुनिया देख ली तो अब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो जब यहाँ है तो यहीं पे हाथ पाँव मार लेते हैं। तो पॉलिसी की जर्नी वहां से शुरू हो गई। जी रोहित जी। प्रकृति और संसार में जो भी जीव है उनको डर रहता ही है। तो आपका सबसे बड़ा क्या डर है? मेरा सबसे बड़ा डर बहुत सिंपल है रोहित जी, और ये बोलते हुए मैं अपने डर को एक्सपोज भी कर रहा हूँ। मेरा डर यह है कि आई विल नॉट बी एबल टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। मेरी वाइफ कहती है कि मीनिंगफुल लाइफ डिफाइन कीजिए। जब भी मैं उसको बताता हूँ ये डर है, वो डिफाइन कर पाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। शायद मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ पे नहीं हूँ जहाँ मैं उसको डिफाइन कर पाऊँ। बट ये डर है कि मैं अपनी लाइफ में मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगा। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी समाज में, और मैं अपने जीवन में जो कर सकता था वो नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप के लिए अपने आप को खुश नहीं पाऊंगा। ये थोड़ा ईगो से आता है। समय के साथ शायद आज से 5 साल बाद दोबारा कभी बात होगी, तो उस समय कुछ कम हो चुका होगा अपना ईगो। अभी थोड़ा सा रिकॉग्निशन में है और शायद धीरे धीरे कम होगा। पिछले 5 सालों में कम हुआ है और कम होगा, ऐसा लगता है, कम होने की संभावना है। बट डर यही है कि शायद मैं जितना पॉसिबल है, जितना पोटेंशियल है उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाऊँ। क्योंकि पोटेंशियल है इसकी जानकारी है मुझे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद पे भरोसा है। उन्होंने कह दिया है कि वी नीड पीपल विथ माइंड्स लाइक अ थंडरबोल्ट, मसल्स ऑफ आयरन, एंड माइंड्स लाइक अ थंडरबोल्ट, मसल्स ऑफ आयरन, एंड वन मोर थिंग दैट ही सेड, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। जब उन्होंने कह दिया है कि ऐसे 100 लोग देश में चाहिए और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण अभी वो 10,000 लोग चाहिए, तो वो चाहिए तो चाहिए, तो वो बनना पड़ेगा अभी। जी। 10 साल पहले के कुमार शुभम है और जो अभी के है, तो उस 10 साल पहले के कुमार शुभम को आप क्या बताना चाहोगे? क्या सलाह मशवरा क्या बताना चाहते हो आप? बता दीजिए एक बार। अरे उसको बता दूंगा तो ये वाला कुमार शुभम कैसे बनेगा? वो तो कोई और कुमार शुभम बन जाएगा। मेरी अपनी आइडेंटिटी डिपेंड करती है मैंने 10 साल पहले जो गलतियां करी उससे। तो कुछ भी नहीं बताना चाहूंगा, जाके देखना चाहूंगा कभी। आज उसको रिकॉग्नाइज कर पाना कि उसके मन में क्या चल रहा था बहुत मुश्किल होती है मुझे। अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि 5 साल पहले और अभी में क्या सोच में क्या डिफरेंस है। उस समय की सोच को सोच पाना बड़ा मुश्किल है, कि मैं क्या सोचता था। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लाइफ जिस तरह से जी है मैंने, उसमें जो भी चीजें सीखी हैं बहुत काम की है। मैं मशीन लर्निंग पढ़ी है रोहित जी। मशीन लर्निंग मेरा मेजर था कंप्यूटर साइंस में। मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में था और उसमें मशीन लर्निंग मेरा मेजर था। तो उसमें एक टर्म होता है फंक्शन, कि हर इक्वेशन का एक फंक्शन होता है। एक लाइफ में एक इक्वेशन अपने एग्जिस्टेंस से कोई चीज चाहता है प्रूव करना, या कोई चीज को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अगर लाइफ में हम, एक तो दो तरीके हैं लाइफ को देखने के। एक, कहीं पे कुछ गलती हो गई और हम पैदा हो गए, दुनिया में कहीं गलती हो गई, तो एग्जिस्टेंस में जो सिस्टम बना है इसमें कहीं गलती हुई और हम आ गए। तो उस मोड में आपको लाइफ में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वो होने दो। दूसरे मोड में आपके होने का, एग्जिस्टेंस का एक रीजन है, आप आए उसका एक रीजन है। अगर मैं रीजन देख लूं तो मुझे लाइफ समझने में थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिलती है। मैं वो सेकंड वाली कैटेगरी का हूं। मैं अगर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो मेरे लिए लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखती है। क्योंकि कभी तो हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी मेहनत करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी बिना मेहनत की भी छोटी सक्सेस मिल जाती है। अ, मेरे मन में रोहित जी वो लाइफ का फंक्शन है लर्निंग, कि हम कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, हमारी लर्निंग बढ़ती रहती है। स्पीड वेरी कर सकती है, हम चाहे सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, हमारी लर्निंग 1 सेकंड पहले से, या 1 घंटे पहले से, या 1 दिन, 1 साल, 10 साल पहले से बढ़ ही जाती है। तो फॉर मी लाइफ इज ए लर्निंग फंक्शन। इसका इक्वेशन, ये लाइफ बनी ही इसलिए है ताकि हमारी लर्निंग एक्सपैंड हो सके। हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन है ज्यादा सीख पाना। तो 10 साल के कुमार शुभम ने जो गलतियां करी और जो अच्छी चीजें करी उससे मैं हूं, तो उसे कुछ भी सलाह नहीं देनी। इसमें इसमें हम और एक
पूछना चाहते हैं कि अगर कल दुनिया खत्म हो, एक डूम्सडे हो, कल दुनिया खत्म होने वाली है, तो कुमार जी को क्या एक रिग्रेट या खंत रहेगी, और किस चीज का ज्यादा अप्रिसिएशन रहेगा दिल में, या ग्रेटिट्यूड रहेगा? हाँ, ये आपने स्टार्ट किया क्वेश्चंस बहुत इजी वाले क्वेश्चन से और आप धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते गए हैं रोहित जी। ये आपने पहले नहीं बताया था मुझे। मुझे थोड़ा सा 2-3 मोमेंट दीजिए सोचने के लिए। ओ, ओके, लीजिए लीजिए, आराम के साथ, कोई कोई गड़बड़ नहीं, आराम के साथ। एक रिग्रेट जो रहेगा वो ये रहेगा कि पिछले कुछ समय से कुछ 1-2 साल से मेरी रीडिंग कम हुई है। काम में व्यस्तता ज़्यादा हो गई या थोड़ी मस्ती ज़्यादा कर ली जीवन में, जो भी कह लें। ट्रैवल बढ़ाया बट रीडिंग कम कर ली, उसका एक थोड़ा सा मलाल है। उसको केटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉकडाउन ने बहुत हेल्प करा है पिछले 2-4 महीनों ने। बट ओवरऑल मुझे लगा कि उस कारण थोड़ा मेरी अपनी समझ में जितनी परिपक्वता हो सकती थी थोड़ी कम रही। उसको मेकअप करते हैं लॉकडाउन के दौरान, थैंक्स टू कोविड-19 एटलीस्ट खुद के साथ समय ज़्यादा बिताने का मौका मिल रहा है। एक जो दूसरा मलाल है मन में, वो ये कि कुछ चीज़ें जो मुझे परस्यू करनी थी मन में, वो परस्यू नहीं करी मैंने। उसमें एक चीज़ मेरा अपनी ध्यान थी। मैं कई बार खुद को, दोस्तों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बोल चुका हूँ कि ये करना है मुझे, बट समहाउ अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड खुद को नहीं बना पा रहा कि उसको एकदम रेगुलर बेसिस पे कर पाऊँ। ये एक मन में अभी का मलाल है। उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार बात करें रोहित जी, तो 2-3 महीने के बाद ही मैं इस मलाल को दूर कर पाऊँ। बाकी अदरवाइज लाइफ से खुश हूँ, अच्छी लाइफ जी है ऐसा लगता है। आप इतने खुश दिखते हो, हर वक्त आपका एक स्माइली फेस रहता है, और इसमें देखा जाए कि आप एक फिजिकली और मेंटली एकदम स्ट्रांग, एकदम तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करते, क्या हो एकदम अपना तन और मन को एकदम शांत रखने के लिए ऐसा क्या करते हो, आप बता दीजिए। मैं ओम ध्वनि का उच्चारण करता हूँ रोहित जी। बचपन में डीएवी ऐसे पढ़ा हूँ मैं, दयानंद एंग्लो वैदिक चेन ऑफ स्कूल्स है एक। उसमें एक कंपटीशन होता था क्लास फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों के लिए कि कौन सबसे लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण कर सकता है। उसमें मैं स्टेट सेकंड था। तो उससे एक आदत बनी ओम ध्वनि उच्चारण करने की। जब वो करना शुरू किया तो मन थोड़ा शांत होने लगा उससे। मन के थॉट्स एक जगह पे आने लगे और अपनी लंग कैपेसिटी भी बढ़ी, उससे हंसी थोड़ी लंबी आ सकती है। और उन सब के कारण ओम ध्वनि उच्चारण करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जितनी देर कर सका उतनी देर, जब तक सांस अलाउ करती है करता हूँ। और अच्छा भी हूँ उसमें। तो अच्छा हूँ उस कारण एक खुद से कंपटीशन भी फील होता है कि कल जितना लंबा क्या, जिससे ज़्यादा कर सकते हैं क्या, और ध्यान भी हो जाता है इससे। इससे दिल भी खुश रहता है, मन भी खुश रहता है। फिजिकली फिटनेस के लिए अभी कुछ नहीं कर रहा, अदरवाइज सूर्य नमस्कार बहुत पसंद है। सूर्य नमस्कार करना अच्छा रहता है। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वो, यूनिवर्सल फैक्ट नाउ, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग करते हैं। तो सूर्य नमस्कार फिजिकल फिटनेस के लिए और ओम ध्वनि उच्चारण ध्यान के लिए। बुक्स, मूवीज और टॉक्स, हम्म, आप कौन सा रेकमेंड करना चाहते हो लोगों के लिए, कि क्या सुनना चाहिए, देखना चाहिए, या क्या पढ़ना चाहिए, रीड करना पहले दोनों चाहिए? मैं बहुत करता हूँ। मैं मूवीज बहुत देखता हूँ और मैं बुक्स भी डिसेंट पढ़ता हूँ। टॉक्स थोड़ी कम पढ़ता हूँ। मुझे टॉक्स में थोड़ी सी एक कमी सी महसूस होती है खुद के लिए। वो कमी या तो डेप्थ के लेवल पे है, या लैक ऑफ एंगेजमेंट के लेवल पे है, या लैक ऑफ इमेजिनेशन के लेवल पे। अ, इस कारण मुझे बहुत सारे कोर्सेज करना नहीं पसंद, मुझे लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद है। तो बुक्स पढ़ता हूँ और मूवीज़ देखता हूँ। मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखना पसंद करता हूँ मैं। और दुनिया देखने के नज़रिए के लिए देखना पसंद करता हूँ। तो मुझे हर मूवी का पहले के आधा घंटा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन चल रहा होता है। वो डायरेक्टर की जो परिकल्पना होती है कि किस कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करें, उसके कपड़ों से लेके, उसके श्रृंगार से लेके, उसके आसपास के सराउंडिंग्स, उसके बात करने के तरीके, उसके लहजे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, इन सबको देख पाने से मुझे बहुत सीख मिलती है। और मैं अपने आसपास वालों को बहुत परेशान भी करता हूँ उनको ये ज्ञान देके, अगर वो अपने परिचित होते हैं तो।
ऐसी कौन तो सी मूवीज मूवीज कौन सी आप बताना चाहते हो? नोन मूवीज एनी है, एनी। मतलब वो गूगल सर्च करना ज्यादा इजी रहेगा ओके रोहित ओके जी ओके। उसमें। या कौन सी किताब है जो आपने सबसे बेहतरीन किताब आपने पढ़ी हो और आपको लगता है हाँ ये लोगों को बताना चाहिए, अभी तो मैंने छुपाना नहीं चाहिए? मैल्कॉम ग्लैडवेल की चार पांच किताबें हैं। टिपिंग पॉइंट मेरे जीवन में पढ़ी हुई मेरी पहली किताब थी। मैं किताबें पढ़ने में बहुत नया हूँ रोहित जी। मैंने अपनी पहली किताब 2012 में ही पढ़ी। मैंने जो बताया डॉक्टर नोमेश बुलिया, उन्होंने ही किताब मुझे बताई थी कि पढ़ो, तो वो पढ़ी मैंने, उससे बहुत फायदा हुआ। एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की किताब है, कार्यकर्ता। अ, अ, कार्यकर्ता नाम की किताब है। वो एक व्यक्ति के आचरण के बारे में, जो आपने बताया एक कॉमन सिटीजन क्या कर सकता है और उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उस बारे में एक अच्छी किताब है। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, सिलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, बहुत कॉमन किताब है, बहुत फाइनेंशियली भी बहुत लो प्राइसिंग पे रखी है रामकृष्ण मिशन ने। वो बहुत अच्छी किताब मानता हूँ मैं। ये तीन किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं इनको रिवाइज किए हैं जिनको। तो दोस्तों इस तरह आज मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। और यहाँ पे हम ख़त्म नहीं होंगे, आगे तो चलते ही रहेंगे और हम यहाँ पे ही रुकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि लोगों को और कुमार जी का भी वक्त को मैंने न्याय दिया हो, दोनों लोगों के। और इस तरह ही हम और नए मेहमानों को लाएंगे वामन मैटर्स में। तो धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।